हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। तो आज से हम लोग एक नए टॉपिक के बेसिस पे केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वे ऑफ टीचिंग भी यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट वीडियो देखा होगा तो वो वीडियो जो होगा वो कैसा होगा, जहाँ पर हम लोग बोर्ड पे डिस्कशन करते थे। लेकिन अब जो है वो पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कई बार क्या होता था कि लोगों को फॉन्ट विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती थी, या तो मैं क्या लिख रहा हूँ वो भी कई बार नहीं दिखता था। तो आज मेरे साथ बैठकर आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम लोग आपको अभी स्क्रीन पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दिखेंगे और लिटरली हम लोग यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। मेरा नाम है मनोज जोशी। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज है बेटा। यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है क्या, कि भाई एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करना है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला जो है वो केमिकल बॉन्ड की बात कर बेटा। तो व्हाट डू मीन बाय केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक चीज क्या है, इट इज अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, बराबर है। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कैसे, द attractive force, लिखो साथ में, attractive force which hold, attractive force which holds the particles, various constituents, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। बेटा कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो वहां पर एटम्स हो सकते हैं, वहां पर आयंस हो सकते हैं, बराबर है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर टुगेदर in different chemical in different chemical species, different chemical species, बराबर। तो एक ऐसा एट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, यानी वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उसको क्या करेगा, एक दूसरे के साथ पकड़ के रखेगा टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पेसिस, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, is called is called केमिकल बॉन्ड। तो ये हो गई केमिकल बॉन्ड की सबसे सिंपल डेफिनेशन। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, कैसे वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, जब दो एटम जो है वो पास में आकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब ये बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, फॉर्मेशन ऑफ chemical bond, formation of chemical bond takes place as a result of combinations of atoms, बराबर है। इन डिफरेंट वेज। अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज भी हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहली बात, केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है उससे क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लोअरिंग द एनर्जी, लोअरिंग द एनर्जी। इसमें पॉइंट लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग, लिखे साथ में, द प्रोसेस of bonding between atoms decrease the energy of the combining atom of the combining एटम्स। तो आपने अगर देखा होगा तो बीच में एक ग्राफ आया था जहां पर हम लोग देख रहे थे कि एटम्स बहुत ही दूर थे, तब एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी, धीरे 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 वो एनर्जी ड्रॉप करते गए, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम थी, वहां पर उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी थी।
तो बेटा लोअरिंग द एनर्जी में हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, यानी जो एटम्स कंबाइन होने वाले हैं उसकी एनर्जी में धीरे 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 क्या आने वाला है, डिक्रीज आएगा, बराबर। और डिक्रीज आने से क्या होगा, एंड stability will be increases, and we can say stability will increases, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि ऑक्टेट रूल, क्या लिखेंगे, ऑक्टेट रूल, बराबर, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। अब बेटा कोई भी एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, बराबर। एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों और कैसे होते हैं, तो एटम्स क्या करते हैं, आइदर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, आइदर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑक्टेट थियरी, यानी वैलेंसी के हिसाब से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि भाई एटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, लिखो यहाँ पर एटम्स interact with each other by losing, gaining और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर का मतलब क्या है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so as to acquire stable इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा, तो क्यों करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्टेट कंप्लीट जैसे ही होगी बेटा वहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑब्टेन हो जाएगी, बराबर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। अब एज फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई भी बंदा क्या चाहता है, प्राइवेट जॉब की गवर्नमेंट जॉब, आप खुद बताइए मुझे किसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। कोविड के अंदर आपने भी देखा होगा कि सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, काफ़ी लोगों की नहीं गई है। कभी आपने ऐसा सुना कि गवर्नमेंट में काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है? नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में भी बेटा सिक्योर मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ऐसा ही है, कोई भी एलिमेंट होगा तो क्या करेगा, मान लो कि आपने लिखा कि सर सोडियम, तो सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, तो आप खुद देखोगे सोडियम के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na+ बनाएगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, Cl-, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, और फिर Na+ और Cl- के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स, और उससे बनेगा NaCl। NaCl कंपाउंड बनने का मतलब क्या, कि NaCl की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर एनर्जी कुछ रिलीज होगी, तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन वाइस वर्सा है। अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करें तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको मिलेगा डुप्लेट। क्या मिलेगा बेटा, डुप्लेट। तो उस केस के अंदर ये चीज़ें रहेगी, बराबर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। राइट द लुईस डॉट सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब देखो लुईस डॉट सिंबल में क्या दिखाया जाता है, सबसे पहला है मैग्नीशियम, फिर सोडियम, वो सब है। तो 4.2 को अगर हमें आंसर करना है बेटा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि लुईस ने कैसे अपने सिंबल डिजाइन किए थे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही वो लोग शो करते थे और कोई भी नहीं। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करेंगे, सबसे पहला आंसर तो मैग्नीशियम हमको ड्रॉ करना है, उसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है मेरे पास सोडियम, तो सोडियम ड्रॉ करना है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन शो करना है। फिर आएगा बोरॉन, तो बोरॉन के अंदर वैलेंस शेल में 3 डॉट आएंगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर आएगा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आएगा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। ब्रोमीन आएगा तो उसके वैलेंस में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से अलग अलग लुईस डॉट सिंबल आप शो कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिए, आपके पास तो है ही।
तो चलिए अब हम लोग करेंगे सल्फर और H2 माइनस। तो बेटा सल्फर का आंसर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे कि सल्फर में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। लेकिन जैसे ही H2 माइनस करना होगा तो आप सल्फर के आसपास टोटल 6 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए इस तरह से शो करके ब्रैकेट करके 2 माइनस शो करेंगे। तो इजीली पता चल जाएगा सामने वाले को कि भाई इसका आंसर सही है, बंदे ने सही लिखा हुआ है। फिर एल्यूमिनियम और Al+3। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं एल्यूमिनियम लिख देते हैं, बोले सर आ गया आंसर। नहीं बेटा, एल्यूमिनियम के अंदर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन दिखाएगा, बराबर है। अगर आप लोग Al+3 करते हो तो Al+3 कैसे बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। एल्यूमिनियम का नंबर है 13, तो 2 8 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बचेंगे कितने बैलेंस में, अब बैलेंस में कितने बचेंगे 8। Al+3 में कितने होते हैं 8। तो आप Al ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर लिखोगे 3+। इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं। फिर आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक ही डॉट करना है क्योंकि इसके बैलेंस में वही है। और H- जब आप करते हो बेटा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम जैसा बनना चाहता है, ना कि और किसी एलिमेंट की तरह, बराबर है कि उसकी डुप्लीट कंप्लीट करेगा ना। एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो देखिए सबसे पहला है H2S, फिर SiCl4। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 4.4 में अब हम लोग और डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम में सल्फर ड्रॉ करो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है बेटा, तो आजू बाजू में हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। फिर सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेटा मैं यहाँ पर क्रॉस क्रॉस करके दिखा रहा हूँ तो पता चले कि कौन से हाइड्रोजन के कौन से सल्फर के हैं। तो ये पहला लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड अगर मुझे बनाना है SiCl4, तो मैं सिलिकॉन के बैलेंस में कितने होते हैं, सिलिकॉन यानी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, तो आप याद करो पीरियडिक टेबल में समझाया था काशी गैस सब पंजाबी यानी कि 14 ग्रुप। तो सिलिकॉन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4। क्लोरीन की बात करेंगे अगर हम लोग तो क्लोरीन के अंदर 7 होते हैं। तो क्लोरीन में हम लोग डॉट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से सारी जगह पर आपको डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये बन जाएगा आपका SiCl4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देन वी हैव बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2। तो बेरिलियम होगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस के। क्लोरीन में आप कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करेंगे। तो बेरिलियम के केस में हो जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट और फ्लोरीन के हो जाएंगे ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह से आपको करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने दिया हुआ है CO3 2-। तो ये तो वहां पर भी शो करके दिखाया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर भी कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी दोनों जगह पर सिंगल बॉन्ड। जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, बराबर है। इसको अगर ड्रॉ करने की टेक्निक आपको याद ना हो तो वापस वो वीडियो जाकर देखिए जहाँ पर मैंने टेक्निक समझाई हुई है। तो सबसे पहले क्या था इसके अंदर, देखो मैं आपको सिखाता हूँ एक बार एक एग्जाम्पल। कैपिटल A में था कैलकुलेट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, तो कार्बन के अंदर होंगे बेटा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन और 2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 18 18 2 20 और 24 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद n क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, तो टोटल 4 एटम है और एक एक एटम को 8 8 चाहिए, तो यानी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा। फिर मैंने सिखाया था s का मतलब होता है n-a। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन।
8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते हैं हमें पता चलता है कि s यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर देखो a क्या था, फिर से जो बंदे यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं ना उसके लिए तो बिल्कुल नया है, तो आप क्या करेंगे फिर से वो केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे जहां पर आपको पता चलना चाहिए। ए क्या था बेटा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। एनायन है तो ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, कैटायन है तो माइनस करेंगे। तो कार्बन के वैलेंस में 4, ऑक्सीजन में टोटल 6 होते हैं, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 24। एन का मतलब होता है कि हर एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल एटम 4 है तो 4 इंटू 8 यानी हो जाएंगे 32। फिर मैंने लिखा एस, एस यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें आंसर आया 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं मैंने। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, आजू बाजू में ऑक्सीजन। यू कैसे करते थे, ए माइनस एस। अब ए माइनस एस का मतलब क्या कि देख लो ए के हैं 24 इलेक्ट्रॉन, माइनस 8 करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन आपको करने हैं ड्रॉ, बराबर है। तो आप देखो यहाँ ऑक्सीजन पे 6 12 और यहाँ पर 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी आपको प्रैक्टिस हो गई हो तो आप फटाफट सीधे भी बना सकते हो। जैसे HCOH, अब हमें मालूम है कि HCOH में हाइड्रोजन को तो कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 8 चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, H यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, फिर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो ये बनेगा O, एक एक, और ये बनेगा H। तो आप देखो कि कार्बन के 1 2 3 4 बराबर है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 1, ऑक्सीजन के ये 2 है, उसके अलावा भी यहाँ पर 2 आएंगे। और अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाए तो HC डबल बॉन्ड O और OHS आएगा, जहां पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा बेटा HCOH का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे डिफाइन द ऑक्टेट रूल के अंदर, बराबर। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, क्वेश्चन नंबर 4.5 के अंदर हमें ऑक्टेट रूल को डिफाइन करना है। तो लिखेंगे ऑक्टेट रूल, क्या लिखेंगे ना, ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के नाम से ही पता चल जाता है कि टेंडेंसी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, द टेंडेंसी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल, सॉरी एटम इन मॉलिक्यूल आना चाहिए, एटम इन मॉलिक्यूल, एटम इन मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एटम्स की टेंडेंसी क्या रहेगी, कंप्लीट द ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इन देयर वैलेंस शेल। अब वो चाहे वो कैसे आवे, लूज करके आवे, गेन करके आवे, कैसे भी आवे, बराबर। तो ये है हमारा ऑक्टेट रूल, इज नोन एज ऑक्टेट रूल। दूसरी बात है सिग्निफिकेंस। चलो सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे, तो सिग्निफिकेंस जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये क्या समझाता है, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कैसे बनता है कंपाउंड वो कौन समझाता है, ऑक्टेट रूल, बराबर है। दूसरी बात क्या है, कहाँ पर यूजफुल है, तो लिखेंगे इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद आएगी क्या, इन्होंने पूछा हुआ है लिमिटेशंस बेटा। लिमिटेशंस यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में क्या होगा, तो देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पर मान लो कि मैंने लिखा कि भाई पहला पॉइंट लिखा कि कुछ कंपाउंड ऐसे, देखो इसमें 2 टाइप के कंपाउंड आएंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड, मान लो कि मैंने लिखा कि यहाँ पर BeH2 लिख दिया, तो बेरिलियम के वैलेंस में यहाँ पर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 2 आ जाएंगे, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन।
बराबर है। फिर भी वो स्टेबल है BeH2, आपको भी मालूम है। फिर मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो BF3 करूंगा, तो BF3 में क्या था, तो यहाँ पर 1 2 3, फ्लोरीन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्लोरीन के तो 8 हो गए, लेकिन क्या बोरॉन के 8 हो रहे इलेक्ट्रॉन, चेक करो, नहीं हो रहे। बोरॉन के तो कितने रह जाते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर भी वो स्टेबल है, यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन वाले भी कंपाउंड स्टेबल होते हैं, जैसे AlCl3 भी आ जाएगा इसके अंदर। तो पहली लिमिटेशंस क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8, देन इट इज ऑल्सो स्टेबल। फिर मोर देन 8 वाला आ जाएगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे हम लोग, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन में एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ मैं, बाकी डिटेल में मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। PCl5, तो फॉस्फोरस में मान लो कि एक क्लोरीन इधर एक इधर, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो फॉस्फोरस के ये 5, बराबर, और क्लोरीन के ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो वाले। तो फॉस्फोरस के ढूंढने जाओ, अगर फॉस्फोरस के कैलकुलेट करोगे बेटा तो कितने हो जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल जो बना रहा हूँ उसमें फॉस्फोरस के शेयरिंग के साथ हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। फिर भी वो स्टेबल है PCl5 वाला। ऐसे ही SF6 वाला भी स्टेबल होता है। तो SF6 में भी क्या होगा, यहाँ पर टोटल आप देखोगे सल्फर के 1 2 3 4 5 और 6, सामने फ्लोरीन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होंगे ना जब बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से सल्फर के कितने 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर फ्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सल्फर के केस में क्या हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन, इट इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, फिर भी वो स्टेबल है, बराबर। तो ऐसे ये लिमिटेशंस में आ जाएगा। तीसरा आता है यहाँ पर कि भाई ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर NO2 है, ये सारे स्पीसीज ऐसे हैं जहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है। डिटेल में मैंने वहां पर समझाया हुआ है ये, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर कुछ है कि भाई जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होना, तो हाइड्रोजन स्टेबल है ना, H2 क्यों स्टेबल है, इसमें तो डुप्लेट कंप्लीट है, इसमें तो डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट होते हुए भी वो स्टेबल है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है ये, बराबर है। एंड 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना, ये भी एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इतने हैं जो लिमिटेशंस में आप लोग मेंशन कर सकते हो, बराबर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन है 6। तो 4.6 में हमें क्या डिस्कस करना है, सम फैक्टर्स ऑन विच आयोनिक बॉन्ड डिपेंड्स। उसमें सबसे पहला फैक्टर है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी लिखो या तो एंथैल्पी लिखो। तो एक बात है कि लेसेस द आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या था, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिस किसी की भी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ग्रेटर इज द ग्रेटर is the greater possibility for formation of cation। कैटायन कौन इजीली बनाएगा बेटा, जिसमें आयनेशन एंथैल्पी कम हो। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार जिसका ज्यादा हो, बराबर। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, यानी इसकी वजह से क्या होगा, एनायन भी बनेगा, और एनायन कैटायन बन जाएगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड, जैसे NaCl। तीसरा होना चाहिए क्या, लेटाइस एनर्जी, बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of energy release when, क्या करेंगे, when कैटायन और एनायन, when लिखिए साथ में, when cation and anions are brought close to each other,
फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बराबर। तो द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ lattice energy, the greater is the tendency, the greater is the tendency of the formation of ionic bond, of the formation of ionic bond। बस तो ये फैक्टर है जिससे आयनिक बॉन्ड इजिली समझ सकते हैं। चलिए, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये चीज़ें लिखने से ही होगी। ये कोई ऐसा नहीं है मोल कॉन्सेप्ट या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर लें। डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग VSEPR थ्योरम, बराबर। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? 7। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? BeCl2। अब देखो, अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी इसमें कौन सा है सेंट्रल एटम? बेरिलियम है। प्रेजेंस ऑफ टू बॉन्ड पेयर, ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल है। किस टाइप का मॉलिक्यूल है? AB2। AB2 का मतलब क्या? तो यहाँ पर बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है, आजू बाजू में क्लोरीन है, बराबर है। और ये जो है इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। तो प्रेजेंस ऑफ टू बॉन्ड पेयर एंड लैक ऑफ लॉन पेयर गिव्स इट लीनियर शेप। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये दो बॉन्ड पेयर है और सेंट्रल एटम में कोई लॉन पेयर है नहीं, बराबर। तो लिखोगे आप प्रेजेंस ऑफ टू बॉन्ड पेयर्स एंड लैकिंग ऑफ lone pair, बराबर। इट shows the linear shape, that is linear shape, वो linear shape शो करेगा। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? नेक्स्ट होगा आपके पास BCl3। तो BCl3 में कैसा है? इट इज AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बोरॉन 1 2 3, क्लोरीन में भी क्लोरीन के पास ये है, लेकिन यहाँ पर तो लॉन पेयर नहीं है ना, तो ये क्लोरीन जो है वो इस तरह से बॉन्डिंग में जाता है। तो AB3 मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा होगा BCl3 हो, BF3 हो, ये कैसा बनता है? प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। प्रेजेंस ऑफ, सो देयर आर बेसिकली 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री है, बराबर। ये तो हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना तो पड़ेगा। तीसरा है SiCl4। SiCl4 AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, जिसमें सिलिकॉन है यहाँ पर, एक क्लोरीन, यहाँ 1 2 और ये 3। इस तरह से ये बनेगा टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा बनेगा? टेट्राहेड्रल शेप। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। तो PCl5 जैसा ही है, आर्सेनिक है, AB5 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 फ्लोरीन, ऊपर एक और नीचे एक। तो आप ड्रॉ कर लो, ये बनाओ ट्राइंगल, और उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर लो, सो दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से बनेगा। फिफ्थ वाला है हमारा H2S। हाँ, H2S में सल्फर के ऊपर लोन पेयर आएंगे 2, तो उसका शेप थोड़ा सा बेंट शेप हो जाएगा, बराबर। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्डिंग पेयर, तो ये एंगुलर शेप बनता है। कौन सा शेप बनेगा? एंगुलर। ये कौन सा बना? टेट्राहेड्रल। इसको क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो, उसके बाद कौन सा है बेटा? नेक्स्ट 6 वाला कौन सा है? PH3 फॉस्फीन। फॉस्फीन जो है वो एमोनिया जैसा स्ट्रक्चर है। एमोनिया में कैसे ड्रॉ करते थे? बिल्कुल वैसे, फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर एक लॉन पेयर, बराबर। तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप। चलिए ठीक है।
एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द जियोमेट्री ऑफ एमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिस्टोर्ड एट टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ एमोनिया। तो चलिए अब देखो, एमोनिया और उसमें क्यों अलग है बॉन्ड एंगल, उसके बारे में उन्होंने सवाल कर दिया। तो आप देखेंगे कि पहली बात, बॉन्ड एंगल इन NH3 वो कितना रहता है 107.5 डिग्री, और वही चीज बॉन्ड एंगल इन वाटर 104.5 डिग्री, बराबर है। तो वाटर में क्या होता है वाटर में बेटा ऑक्सीजन के ऊपर, वाटर में दो बॉन्डिंग पेयर है, दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्डिंग पेयर, दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। एमोनिया में क्या है, यहाँ पर तीन बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है। तो आप देखेंगे क्लियर यहाँ पर यूएसईपीआर थियरी क्या कहती है कि लॉन पेयर रिपल्सन इज हायर देन लॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर एंड देन इट इज बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, बराबर है। तो एज वी सी दैट देयर इज टू लॉन पेयर प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल, सो लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा, और इसकी वजह से जो दो बॉन्डिंग पेयर है वो थोड़ा सा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बराबर है, श्रिंक करेगी, यानी कि दिस टू लॉन पेयर पुश द टू OH बॉन्ड इनसाइड एंड ओनली वन लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी टाइप की रिपल्सन रहेगी, लॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर रहेगी और बॉन्डिंग पेयर, इसमें कोई लॉन पेयर रिपल्सन नहीं है, बराबर है। सो वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर इस तरह से शेप में वेरिएशन आ रहा है। थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में भी लिखो, मैंने आपको समझा तो दिया। हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना वैसे बॉन्ड मजबूत होता जाता है, बराबर है। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर लिखना है, बस इतना लिखो, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, and higher is the bond strength, higher is the bond strength, बराबर। इस तरह से आपको समझना है। 10th वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। तो डेफिनेशन जो है बॉन्ड लेंथ की है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा था, याद करो, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस equilibrium distance between the centers of nuclei of two atoms bonded together is called bond length। बॉन्ड लेंथ यानी यही चीज हो जाएगी, बराबर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, जी हाँ बेटा, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, बराबर। बॉन्ड लेंथ जो होती है आयोनिक कंपाउंड की, वो कैसे होती है, तो बॉन्ड लेंथ यानी Bl इन आयोनिक कंपाउंड, जिसको आपको याद रखना है Rc+ यानी कैटायन की और Ra- एनायन के रेडियस का एडिशन होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ इन कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें आप कैसे शो करेंगे, तो मान लो कि AB एक मॉलिक्यूल है, तो रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, जिसका आपको मिलेगा बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सही है। चलिए तो आज यहाँ तक रखते हैं हम लोग। आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप कि आप लोग भी ये अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। थैंक यू वेरी मच।